गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी यूनिट 6 चल रही थी। यूनिट 6 में हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने दो लॉज पढ़े थे। पहला पढ़ा था हमने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सेकंड लॉ पढ़ा था हमने लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था कि व्हेन एवर देयर इज ए चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सर्किट एन induced EMF produced in secondary coil। सेकेंड लॉ में पढ़ा था द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल्स। तो फैराडे लॉ में हमने क्या देखा था कि पहला जो लॉ था वो ये बताता था कि इन जो ईएमएफ वो क्यों इंड्यूस्ड हो रहा है। पढ़ा था हमने ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। सेकेंड लॉ ये शो करता है कि अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो उसकी क्वांटिटी या मैग्नीट्यूड क्या है। तो हमने पढ़ा था E is equal to d phi by dt। It means induced EMF is directly proportional to the change in magnetic flux with respect to time। बट सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण जो इंड्यूस्ड करंट फ्लो होती है वो किस कंडीशन में एंटी क्लॉक फ्लो होगी और किस कंडीशन में क्लॉकवाइज फ्लो होगी, इस चीज की इंडिकेशन फैराडे लॉ में नहीं दी गई। इस चीज को रिमूव करने के लिए, प्रेस्क्राइब करने के लिए सेकेंड लॉ लेंज लॉ में हमने देखा था कि द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज दैट इट प्रोड्यूसिंग इट। इसका मतलब वो उन कारणों का विरोध करेगी जिनके कारण वो प्रोड्यूस हो रही है। तो सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसे हम लेंज लॉ कहते हैं, इसमें सिर्फ इतना सा आया था कि कब एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगी और कब क्लॉकवाइज फ्लो होगी। इट मींस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ जो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बना था E दिस इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम रिप्रेजेंट बाय नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि E जिस फाई में चेंजिंग के कारण प्रोड्यूस हो रहा है उसी का अपोज कर रहा है। फिर इंपॉर्टेंट पढ़ा था हम लेंज लॉ में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कहा था मैंने लेंज लॉ में हमने जब कॉइल और मैग्नेट की मूविंग डायरेक्शंस देखी थी तो उसके अकॉर्डिंग हर कंडीशन में हमें वर्क करना पड़ा था और वही वर्क एनर्जी की फॉर्म में सेव हो रहा था और यही वर्क इंड्यूस्ड ईएमएफ के प्रोड्यूस होने का कारण बन रहा था। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता हमारा एक्सप्रेशंस फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ बेस्ड ऑन द बोथ लॉज। बोथ लॉज कौन से? एक फैराडे लॉ और एक लेंज लॉ। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ फॉर्मूला पढ़ा था हमने E दिस इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। डी फाई इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड डी टी इज चेंज इन टाइम। मान लिया इनिशियल टाइम जब t बराबर 0 पर उस समय मैग्नेटिक फ्लक्स का फाई 1 है। जब टाइम t बढ़कर t के इक्वल हो गया उस समय मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, इसकी वैल्यू हो गई फाई 2। then change in magnetic flux this is equal to phi 2 minus phi 1 and change in time t minus 0 this is equal to t। E का फॉर्मूला बन गया minus phi 2 upon phi 1 upon t। if the number of turn in the coil n then total EMF this equal to E this equal to n times of minus d phi upon dt या E this equal to minus n times of phi 2 minus phi 1 upon t। जब हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर रहे हैं तो कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसके कारण इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। हमें कॉइल का रेजिस्टेंस पता हो तो फ्रॉम ओम्स लॉ पढ़ा हमने V दिस इक्वल टू आई आर देन I दिस इक्वल टू E इंटू आर। तो बन गया I दिस इक्वल टू V अपॉन आर। E की वैल्यू हमने पढ़ी है डी फाई अपॉन डी टी, तो I की वैल्यू होगी 1 अपॉन आर माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी। एक्सप्लेनेशन फॉर द चार्जेस की बात की जाए तो हमने पढ़ा I दिस इक्वल टू चेंज इन चार्ज I दिस इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी दिस इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आर डी फाई अपॉन डी टी से डी टी दोनों तरफ कैंसिल। देन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बची रहेगी डी क्यू दिस इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आर डी फाई। इंटीग्रेशन बोथ द साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दें तो क्यू की वैल्यू आ जाती है माइनस 1 अपॉन आर इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई जो फाई बन जाएगा। फाई की वैल्यू में हमारा आएगा फाई 2 माइनस फाई 1, से उल्टा कर दे तो माइनस रिमूव हो जाएगा तो फॉर्मूला बन जाएगा डी क्यू दिस इक्वल टू 1 अपॉन आर फाई 1 माइनस फाई 2। नेक्स्ट आ जाता है मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या देखा हमने? इंड्यूस्ड
ईएमएफ की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है, इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू फाइंड आउट की जाती है, इंड्यूस्ड करंट में जो चार्ज फ्लो हुआ है उसकी क्वांटिटी फाइंड आउट की जा सकती है। नोट करके देखें, इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है जो सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस हो रहा है उसकी जो वैल्यू है सर्किट की रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, वेयर एज इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड चार्ज डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस, क्योंकि इन दोनों के फॉर्मूले में रेजिस्टेंस फॉलो हो रहा है, जबकि ई के फॉर्मूले में रेजिस्टेंस का कोई वैल्यू नहीं आ रही है। इट मींस इंड्यूस्ड EMF does not depend upon the resistance of the coil, but induced current and induced charge depend upon the resistance of the coil या circuit. नेक्स्ट आ जाता है मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ की हमें वैल्यू निकालनी है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। पहला मेथड है बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बी। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करने से इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाएगी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का फाई कैन बी चेंज बाय द चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड। क्या कह रहा है कि हम लोअर क्वांटिटी या बोले तो पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड काम में लेंगे तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, जबकि स्लो मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाएगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा। हेंस ईएमएफ कैन बी इंड्यूस्ड इन द सर्किट एज डन इन फैराडेज एक्सपेरिमेंट। सेकेंड आ जाता है बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल ए अवेलेबल इन मैग्नेटिक फील्ड। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स फाई कैन बी चेंज बाय द चेंजिंग द एरिया ऑफ द लूप area A which is act upon by the magnetic field B and hence EMF can be induced in the circuit। ये प्राइमरी कंडीशन है जब वो P Q R S R कंडीशन में थी कॉइल, जिसकी रेजिस्टेंस R मानी गई, लेंथ L मानी गई। जब इसे मूव कराया जाएगा तो इस कॉइल में से पास आउट होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आएगी, और फेराडे या लेंजलो कहते हैं जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आएगी तो कॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। तो हमें उसी ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है। तो दिख रहा है कि कॉइल की लेंथ एल है जिसे मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा गया है, मींस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कॉइल के एरिया के परपेंडिकुलर बनी हुई है। अगर इसे v वेलोसिटी से मूव कराया जाए तो dt टाइम में इसके द्वारा जो डिस्टेंस फॉलो की जाएगी वो v dt बन जाएगी। चेंज पोजीशन p डैश q डैश r डैश s डैश दिखाई गई। द लूप PQRS is slided into uniform and perpendicular magnetic field. The change means increase होगा। The change increase in area of the coil under the influence of the field is dA in times of dt. This causes is increase of is magnetic flux d phi. The induced EMF is due to motion of the loop and so it is called motional EMF. If the loop is pulled on out of the magnetic field then E is equal to BVL। कैसे आया? हम फॉर्मूला जानते हैं d phi is equal to B dot A and d phi is equal to B dot D। चेंज इन एरिया, एरिया पढ़ा हमने लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ तो हो गई L, विड्थ हो गई V dt, तो फॉर्मूला बन गया DA की जगह LV dt। हमको निकालना इंड्यूस्ड EMF then induced EMF from Lange law is equal to minus d phi upon dt। इसमें d phi की वैल्यू रख दी जाए तो dt से dt कैंसिल, E is equal to minus BVL, ये क्वांटिटी ऑफ E is equal to BVL। ये लिखा है if the loop pulled out of the magnetic field then the produced EMF is represented by E is equal to BVL। B is the magnetic field, L is the length of the loop, V is the velocity of motion। The direction of the induced current is anti-clockwise in a loop is P dash S dash R dash Q dash P by the Fleming right hand rule और Lange rule। पढ़ेंगे आगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हमने इसकी डायरेक्शन कैसे निकाली। According to Lange rule, the direction of induced current is such that it opposes द कॉजेज ऑफ चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो जो लूप है उसमें करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज रही, और यदि ये डिक्रीज होता तो उसी लूप में मैग्नेटिक फील्ड या इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन किधर हो जाती, क्लॉकवाइज हो जाती। हेंस देयर कॉज चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू द मोशन ऑफ लूप एंड इंक्रीज द एरिया सो द कॉइल इज यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक। Therefore, this motion of the loop is to be opposed, so the current is setting itself such that by Fleming left hand rule, the conductors
arm PQ experience a force to the right, whereas the loop is trying to move the left. Against the force, mechanical work is done, which is converted into इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जो वर्क होगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी. और ये एनर्जी इंड्यूस्ड ईएमएफ की फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाएगी. Note, if the loop is completely inside the boundary of the magnetic field, then there is no be any change in magnetic flux. So there will be not be induced current in the loop. यहाँ बार बार आता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. क्या कहता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल? इफ द सेंट्रल फिंगर, तीन फिंगर की बात कर रहे हैं, सेंट्रल फिंगर, फोर फिंगर एंड थंब. ये सेंट्रल फिंगर है, ये फोर फिंगर है जो डायरेक्शन को शो करती है, ये इंडिकेट करती है किसी की ओर. ये दिखा रहा है थंब. क्या कह रहा है? इफ द करंट सेंट्रल फिंगर एंड फोर फिंगर एंड थंब ऑफ राइट हैंड आर स्ट्रेच म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इन तीनों को इस प्रकार से स्ट्रेच किया जाए कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. एंड द फोर फिंगर, जो फोर फिंगर है वो पॉइंटेड करे, किसके डायरेक्शन को शो करे? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो. तो लिख रखा है एंड द फोर फिंगर पॉइंट्स टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब पॉइंट्स टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मींस फोर्स के डायरेक्शन को शो करे. देन द सेंट्रल फिंगर पॉइंट्स टू द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कंडक्ट. क्या कह रहा है? हमने राइट हैंड की थंब को, फोर फिंगर को और सेंट्रल फिंगर को इस प्रकार से स्ट्रेच किया है कि ये तीनों फिंगर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. अब फिक्स कर दिया कि हमारी जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, थंब की डायरेक्शन मूवमेंट की डायरेक्शन या वेलोसिटी की डायरेक्शन या फोर्स की डायरेक्शन में हो, तो जो हमारी सेंट्रल फिंगर है वो हमेशा उस कंडक्टर में करंट की फ्लो की डायरेक्शन को इंडिकेट करती है. थर्ड आ जाता है बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशंस ऑफ द कॉइल थीटा इन द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फ्लक्स फाई कैन बी चेंज बाय द चेंजिंग इन रिलेटिव ओरिएंटेशंस ऑफ द लूप थीटा with the magnetic field B, hence the EMF can be induced in the current. पढ़ा हमने phi is equal to B dot A. डॉट प्रोडक्ट खोला जाए तो phi is equal to B A cos theta. जहाँ थीटा क्या है? एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर. If coil has number of turns capital N, then the total magnetic flux phi is equal to n times of B dot A. पूरा खोल दिया जाए तो phi is equal to n B A cos theta. Phi magnetic flux n, number of turn in the coil, B magnetic field, A area of the coil, theta is the angle between magnetic field direction B and area vector है. At the time t with angular velocity omega, इसका मतलब अगर ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो t टाइम में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी, पढ़ी थी हमने 11th क्लास में, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी. At loop t बराबर 0, loop is assumed the perpendicular to the magnetic field and theta is equal to 0. तो फॉर्मूला बन गया, थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो phi is equal to n b a ओमेगा cos ओमेगा t. डिफरेंशियल बोथ द साइड विथ रेस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशियल करें तो यहाँ बन गया बेटा डी फाई अपॉन डी टी. इधर बन गया एन बी ए इज कॉन्स्टेंट, डिफरेंशियल से बाहर आ जाएगा, कॉस का हो जाएगा माइनस एन, ओमेगा टी का ओमेगा बाहर आ जाएगा. इट मीन डी फाई बाई डी टी की वैल्यू आ गई माइनस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. अब हम बोल रहे हैं मैग्नेटिक, इसके रोटेशन के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आएगी. और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आए तो लेंजलो कहता है कि कॉइल में मैग्नेटिक कह रहे इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा. अब अगर मैं फ्लेमिंग कह रही है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो फॉर्मूला पड़ा E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी. डी फाई बाई डी टी की वैल्यू हम प्रोड्यूस कर चुके हैं, ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें तो E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, जहाँ एन नंबर ऑफ टर्न कांस्टेंट है, बी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ए एरिया ऑफ द कॉइल कांस्टेंट है, एंगल ओमेगा दिस इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल, ये भी कांस्टेंट है. इन सबको कांस्टेंट माने तो इसे हमने ई नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, वेयर ई नॉट इज द एन बी ए ओमेगा इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ई नॉट.
फॉर्मूला बन गया E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी. The EMF changes continuously in the magnitude and periodically in direction with respect to time given as rise the alternating EMF. क्या कह रहा है कि यहाँ हम थीटा की वैल्यू रखते जाए तो E की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. हर थीटा की वैल्यू और E के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो ये ग्राफ बता रहा है कि इस टाइप जो वैल्यू है वो अल्टरनेटिंग ईएमएफ को शो कर रही है. ई की वैल्यू जीरो, ई की वैल्यू मैक्सिमम बट पॉजिटिव, ई की वैल्यू रिपीट जीरो, ई की वैल्यू माइनस ई नॉट जीरो ई. इसका मतलब अल्टरनेटिंग चेंजिंग आ रही है जीरो प्लस ई नॉट और माइनस ई नॉट के बीच में. If initial position of the coil is taken as theta this equal to 0, the normal to the coil is at 90 degree with the magnetic field. Then theta becomes theta plus pi by 2 और omega t plus pi by 2. Then ये cos में change हो जाएगा. So alternating EMF continuously alternating current can be expressed in sin और cos omega t. इसका मतलब इसे cos की टर्म्स में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है और sin के टर्म में भी. इसका मतलब अल्टरनेटिंग EMF की बात की जाए तो इसके दो फॉर्मूले बन गए. पहला E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, दूसरा E इज इक्वल टू E नॉट cos ओमेगा टी. दोनों ही अल्टरनेटिंग वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं. This method of inducing EMF is basic principle of generator. Generator इसी principle में वर्क करता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है हमारा एडी करंट. अभी क्या देखा कि जब भी किसी कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आएगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग के कारण फैराडे और लेंज लॉ के अकॉर्डिंग कॉइल में EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा. यह बात कर रहे हैं एडी करंट और इसे कहता है फोकाल्ट करंट. क्योंकि एडी करंट का जो कॉन्सेप्ट है वो साइंटिस्ट फोकाल्ट ने दिया था. द इंड्यूस्ड सर्कुलेटिंग लूप करंट प्रोड्यूस इन ए सॉलिड मेटल ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स इन द मेटल आर कॉल्ड एडी करंट. इसका मतलब जब कॉइल की बात करें और मैं यदि मैं बोलूं पूरी की पूरी मेटेलिक सरफेस की बात की जाए तो इसमें भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. बट इस समय जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट कहलाएगी वो एडी करंट कहलाएगी. एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट. In induced furnace, eddy current are used to melting iron or etc. In speedometer, eddy current are used to measure the instantaneous speed of the vehicle. Vehicle में जो मल्टीमीटर लगे रहते हैं वो एडी करंट बेस्ड प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है. Indeed, beat galvanometer eddy current are used to stop the damping of the coil in shorter interval. बहुत कम समय में वापस अपनी इनिशियल कंडीशन में आ जाता है उसका एरो. इन इलेक्ट्रिक ब्रेक और इलेक्ट्रिक ट्रेन्स ऑफ द ट्रेन एडी करंट आर प्रोड्यूस टू स्टॉप द रोटेशन ऑफ द एक्सल ऑफ द व्हील. जो हाई स्पीडली ट्रेन हैं उन्हें रोकने के लिए भी एडी करंट प्रोसीजर यूज किया जाता है. इन एनर्जी मीटर जिसे हम वाट मीटर बोलते हैं, एडी करंट आर यूज्ड टू मेजर द कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी. इन डायथर्मी एडी करंट आर यूज्ड इन डायथर्मी एडी करंट आर यूज्ड फॉर लोकलाइज्ड हीटिंग ऑफ टिश्यूज इन द ह्यूमन बॉडीज. जो टिश्यूज है उन्हें खत्म करने के लिए भी एडी करंट क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा. हीट से वो जो टिश्यूज है उन्हें रिमूव किया जा सकता है या एंड किया जा सकता है. नेक्स्ट दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक हमारा सेल्फ इंडक्शन है और एक हमारा म्यूचुअल इंडक्शन है. अब पढ़ते हैं सेल्फ इंडक्शन क्या है और म्यूचुअल इंडक्शन क्या है. सेल्फ इंडक्शन की बात करें, एक डायग्राम वापस रिपीट करते हैं जो हमने फर्स्ट पढ़ा था. देखिए ये फर्स्ट डायग्राम, इसमें सेल्फ इंडक्शन कैसे वर्क करेगा कि जैसे ही आप की ऐड करेंगे तो सर्किट कंप्लीट होगा. सर्किट कंप्लीट होगा तो इस सर्किट में करंट फ्लो चालू हो जाएगा. करंट की वैल्यू अपनी मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ेगी. इसका मतलब आई एम्पेयर की करंट फ्लो हो रही है तो 0 to आई एम्पेयर तक जाएगी. इसका मतलब करंट इंक्रीज होगा तो इससे रिलेटेड, इस कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा.
मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंसिटी इंक्रीज होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेल्फ इसी कॉइल में से पास आउट हो रही है। इसका मतलब इसमें से पास आउट होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में मिनिमम टू मैक्सिमम चेंजिंग आएगी। और हमने पढ़ा है जब भी किसी कॉइल में चेंजिंग आती है, किसमें, मैग्नेटिक पासिंग मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस कॉइल में क्या होगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब एक ईएमएफ जो आप अप्लाई कर रहे हो और एक जो इंड्यूस्ड हुआ है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। इसका मतलब इस कंडीशन में एक ही कॉइल में हम करंट फ्लो कर रहे हैं और उसी कॉइल में इंड्यूस्ड करंट भी फ्लो हो रही है, तो इसी फिनोमेना को नाम दे दिया सेल्फ इंडक्शन। एक ही कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड पहले प्रोड्यूस हो रहा है, उसी में मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग हो रही है, उसी में करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, तो ये जो कहलाता है ये पूरा सेल्फ कहलाता है। इसलिए इस प्रोसीजर को या इस फिनोमेना को नाम दे दिया गया सेल्फ इंडक्शन। देखिए क्या है सेल्फ इंडक्शन। Self induction is the phenomena of inducing EMF in the self coil due to change in current and hence the change in magnetic flux in the coil। जो मैंने समझा तो उसी कॉइल में करंट फ्लो होती है, उसी करंट में उसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स उसी कॉइल से लिंक होता है, उसी लिंक जो मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें चेंजिंग आती है तो उसी कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, जिससे उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट फ्लो होती है। तो सेल्फ एक ही कॉइल में सारा प्रोसीजर होता है, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया, सेल्फ इंडक्शन। द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज द ग्रोथ ऑफ और डीके ऑफ करंट इन द कॉइल and hence delays the current to acquire the maximum value. Self induction is also called inertia of electricity। जो सेल्फ इंडक्शन इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो सेल्फ इंडक्शन है इसे इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। इनर्शिया वर्ड क्या, अपोजिट के लिए काम में लिया था हमने। एज इट अपोज द ग्रोथ ऑफ डीके ऑफ करंट, इट मींस इस कॉइल में जितनी ज्यादा करंट फ्लो करोगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और उतना का उतना उतना ही लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आएगी। इट मींस magnetic flux is directly proportional to flow of current, means phi is equal directly proportional to I। directly proportional symbol हट गया तो फॉर्मूला बन गया phi is equal to Li, where L is a constant of proportionality and it's known as the self inductance और coefficient of self induction। इसे self inductance भी कहा जाता है या coefficient of self induction भी कहते हैं। If I is equal to 1 ampere, then L is equal to phi। Thus, self-induction is defined as the magnetic flux linked with a coil when unit current flows through it। According to Lange law, E is equal to minus d phi by dt और phi की वैल्यू पढ़ी हमने Li, ये रख दें तो E is equal to minus L, L कांस्टेंट है, डिफरेंशियल से बाहर आ गया तो माइनस L di upon dt। If di upon dt 1 then L is equal to E। इसका मतलब L को फिर in terms of E डिफाइन किया जा सकता है। Thus self induction is the defined as the induced EMF set up in the coil through which the rate of change in current is unity। ऐसे यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज हेनरी। इंपॉर्टेंट है, जो इसकी यूनिट है क्या मानी गई है, हेनरी मानी गई है। सेल्फ इंडक्टेंस इज सेड टू बी 1 हेनरी। 1 हेनरी कब कहलाएगा, एल की वैल्यू 1 कब कहलाएगी, व्हेन 1 एम्पियर करंट इन ए कॉइल लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 1 वेबर। और सेल्फ इंडक्टेंस इज सेड टू बी 1 हेनरी 1 कैन when unit rate of change of current means 1 ampere per second induced EMF is 1 volt in the coil। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड, किसी सोलेनॉइड का हमें सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है। सोलेनॉइड वही कॉइल है, इस टाइप की कॉइल को सोलेनॉइड कहा जाता है जिसमें एल दे रखा है, लेंथ है, ये ए उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, नंबर ऑफ कॉइल या इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न एन मान ली। The self-inductance of a solenoid magnetic field due to the solenoid is B is equal to mu 0 Ni। इसे में डायरेक्ट याद रखना है, ये फॉर्मूला आगे ड्राइव होगा आगे वाले चैप्टर में। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक अक्रॉस 1 टर्न ऑफ द कॉइल, एक कर्ण से लिंक होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब 5 पर टर्न माने 5 is equal to B डॉट है, B की वैल्यू mu 0 Ni, mu 0 small Ni into A।
या एन क्या है? टर्न डेंसिटी। टर्न डेंसिटी का मतलब टर्न पर यूनिट लेंथ, इसका मतलब टर्न डेंसिटी एन स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एल लिखा जा सकता है, क्योंकि जो सोलिनॉइड है उसकी एल लेंथ टर्न पर नंबर ऑफ टर्न एन है, तो पर यूनिट लेंथ पर नंबर ऑफ टर्न कितने बन जाएंगे? एन अपॉन एल। इसे हमने टर्न डेंसिटी का है, स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन अपॉन एल, आई नहीं है, ये एल है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक अक्रॉस द एन टर्न से कितना हो जाएगा? एन से गुणा कर दो, तो फाइव दिस इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ फाइव। फाइव कौन सा? पर यूनिट टर्न वाला, तो यहाँ एन एक्स्ट्रा और आ जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा फाइव दिस इक्वल टू मी जीरो एन स्क्वायर आई ए अपॉन एल। अब फाइव की वैल्यू आ गई, बट हम जानते हैं एल, हमें तो इंडक्टेंस निकालना है, तो सेल्फ इंडक्शन एल दिस इक्वल टू फाइव अपॉन आई। जब यहाँ फाइव की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाएगी तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा एल दिस इक्वल टू म्यू जीरो एन स्क्वायर ए अपॉन स्मॉल एल। ये तो अगर नंबर ऑफ कंप्लीट टर्न, यदि टर्न डेंसिटी की टर्म्स में निकला जाए तो वापस फॉर्मूला बन जाता है म्यू जीरो स्मॉल एन स्क्वायर ए इंटू एल। ये कहलाता है आपके सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड। नेक्स्ट, एनर्जी इन इंडक्टर्स। इंडक्टर्स में फाइंड आउट फ्लो होने वाली या सेव होने वाली एनर्जी को भी फाइंड आउट किया जा सकता है। इफ स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इन स्टेबलाइजिंग इन करंट आई इन द कॉइल इफ टाइम टी, देन हमने फॉर्मूला पढ़ा डी डब्ल्यू दिस इक्वल टू वी डॉट डी टी। वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो डी डब्ल्यू दिस इक्वल टू माइनस ई एल डी टी E L dt, then value of dw is equal to L I dl, since L is equal to minus di upon dt। कंप्लीट वर्क निकालना है तो इंटीग्रेशन लिमिट जीरो टू आई नॉट देन एल आई डी टी, इस डी आई की इंटीग्रेशन हो जाएगी आई स्क्वायर, देन वर्क डन आ जाएगा हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर। म्यूचुअल इंडक्शन हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू।